अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जाने क्यों मेरा दिल बार बार कह रहा था कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। इसके बावजूद मैं अपने जहन को इस बात पर आमादा नहीं कर सकी थी कि मैं इसे अपनी ज़िंदगी के मिशन का वो राज बता दूं जिसके लिए मैंने अपनी इज्जत तक कुर्बान कर दी थी। चुनाचे मैं खामोश रही। अगर तुम अभी कोई फैसला नहीं कर सकी हो तो कल का दिन और सोच लो। मैं कल रात तुम्हारे पास आऊँगा। वो चला गया। सारी रात मैं सो न सकी। अगले दिन भी मैं परेशान रही। अंधेरा हुआ तो मेरा मौसन अपने वादे के मुताबिक वहाँ आ गया। उसने आते ही मुझे सलाम किया और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम हार्डिंग लाइब्रेरी में नवमी नाम से भी मुलाजिम थी मेरी बहन? मेरा दिल धड़क उठा। मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। वो कह रहा था, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने तुम्हारी तस्वीर अखबारों में तो नहीं दी, लेकिन दिल्ली शहर में कोई पब्लिक ऑफिस ऐसा नहीं है जहां हमारे खुफिया आदमी तुम्हारी तस्वीर लेकर तुम्हारा खोज लगाने ना गए हों। चुनाचे जब वो हार्डिंग लाइब्रेरी में पहुंचे तो उसके लाइब्रेरी ने तुम्हारी तस्वीर देखकर बताया कि तुम्हारा नाम नवमी है, तुम इसराइली खतून हो और कुछ रोज पहले वहाँ लेडी केयर टेकर के तौर पर नौकर हुई थी। वहाँ से तुम्हारे फ्लैट पर भी छापा मारा गया, लेकिन वहाँ से सिवाय तुम्हारे कपड़ों और कुछ किताबों के और कोई खास चीज़ नहीं मिल सकी। वो बात करते करते कुछ देर के लिए रुक गया और मेरी तरफ ज़रा झुक कर बोला, मेरी बहन तुम्हें यह बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं तुमसे पूछ नहीं कर रहा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि सिक्योरिटी और ज़्यादा सख्त हो गई है। शहर का कोई नाका ऐसा नहीं जहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस के सिपाही तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए मौजूद न हो। इस कब्रिस्तान में भी तुम ज़्यादा महफूज नहीं हो। तुम्हें यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना होगा। खैर मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम कोई फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। और क्या तुम ईरानी या पाकिस्तानी सफारत खाने जाना चाहती हो, या ये इंतज़ार करना चाहती हो कि सरहदों पर फौजी पहरा कम हो और तुम्हें सरहद पार करा दीजिए, लेकिन इसमें 1-2 साल भी लग सकते हैं। इस शख्स ने मुझे फैसले की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया था। अब मुझे कोई ना कोई फैसला करना ही था। मेरे दिल ने कहा कि यह आदमी सच्चा है, इसे सब कुछ सच सच बता दो। मैंने एक गहरी सांस लेकर अपने मौसन की तरफ देखा और अपनी ज़बान खोलने ही वाली थी कि अचानक कोठड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और खलील घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। शाहजी, सब इंस्पेक्टर किशन चंद इधर आ रहा है। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कोट की जेब में हाथ डालकर चाकू निकाल लिया और मोमबत्ती बुझाकर मेरे ऊपर कंबल डाल दिया। तुमने उसे कहाँ देखा है? वो कोने वाले खोखे के पास खड़ा कब्रिस्तान की तरफ देख रहा था। फिर वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। वो सफ़ेद कपड़ों में है, मैं उसे पहचानता हूँ शाहजी। खलील ने अभी अपना जुमला पूरा ही किया था कि क्वार्टर के दौरान में एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, कैप्टन बाहर आ जाओ। मुझे मालूम है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ वो औरत भी है जो पुलिस को मतलूब है। मैं पूरी गार्ड लेकर आया हूँ। बेहतर यही है कि अपने आप को खामोशी से हमारे हवाले कर दो। मुसलमान फौजी ने सरगोशी में मुझे कहा, बहन चारपाई के नीचे लेट जाओ। मैं जल्दी से चारपाई के नीचे घुस गई। मेरे छुपते ही कैप्टन ने मोमबत्ती रोशन करके दरवाज़ा खोल दिया। किशन चंद जी, अंदर आ जाइए। यहाँ कोई पाकिस्तानी जासूसा नहीं है। यह मेरे दोस्त खलील की कोठड़ी है और मैं यहाँ चिल्ला करने आया था। मैं जिस चारपाई के नीचे लेटी हुई थी उस पर बिछी चादर नीचे तक लटक रही थी। मैंने जरा सी चादर हटाकर देखा। खद्दर की वस्कट पहने एक मोटा ताजा आदमी हाथ में पिस्तौल लिए कोठड़ी में दाखिल हो गया। उसने पिस्तौल का रुख खलील और कैप्टन की तरफ कर रखा था। शाहजी, आप भी जानते हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी इंटेलिजेंस में गुजरी है। मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ। आप भी इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस में हैं, लेकिन आपने अनाड़ीपन का सबूत दिया है। ज़रा चारपाई की चादर एक तरफ हटाइए। मेरा सबूत इस चारपाई के नीचे छुपा हुआ है। कैप्टन की आवाज़ में घबराहट आ गई थी। आपको किसी ने गलत इतला दी है। यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है। कैप्टन, चारपाई को उठा दो, नहीं तो 1 सेकंड में पुलिस की पूरी गार्ड अंदर आ जाएगी। खलील कोने में सहमा हुआ खड़ा था। कैप्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका हुक्म है तो ये लीजिए, चारपाई हटाई देता हूँ। कैप्टन ज़रा आगे को झुका और फिर उसने नीचे से एक ऐसा भरपूर हाथ सब इंस्पेक्टर किशन चंद के हाथ पर मारा कि पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर कोने में जा गिरा। इसके साथ ही कैप्टन ने लपेकर हिंदू सब इंस्पेक्टर की गर्दन दबोच कर उसे नीचे गिरा दिया।
और आनन फानन चाकू उसके सीने में पूरी ताकत से घोंप दिया। तुम बहन जी को लेकर दूसरी कोठड़ी में चले जाओ, मैं देखता हूँ बाकी सिपाही इधर तो नहीं आ रहे। कैप्टन ने खलील को हिदायत किया। सब इंस्पेक्टर के सीने से खून का फव्वारा उबल रहा था। चाकू ने उसके दिल के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो 1-2 बार गर्दन इधर उधर हिलाने के बाद साकित हो गया। खलील मुझे साथ लेकर तेजी से दूसरी कोठड़ी में आ गया। उसका सांस फूल रहा था। हमें शाहजी के दलान से निकलकर क्वार्टर के बाहर जाने की आवाज़ सुनाई दी। खलील ने भी अपना चाकू जेब से निकाल लिया था। चंद सेकंड बाद कैप्टन भी हमारी कोठड़ी में आ गया। वो रुमाल से हाथ पर लगा खून साफ कर रहा था। झूठ बोल रहा था। उसके साथ पुलिस की गार्ड नहीं थी। ये अकेला मुझे गिरफ्तार करने आया था। खलील हमें सबसे पहले किशन चंद की लाश को कब्रिस्तान की किसी पुरानी कब्र में दफन कर देना है। इस घर की मुखबरी ज़रूर हुई है। हमें सुबह होने से पहले उसे यहाँ से किसी दूसरी जगह पहुँचाना होगा। खलील फौरन बाहर निकल गया। कैप्टन ने इत्मीनान की गहरी सांस लिया और मेरी तरफ हाथ जरा सा हिलाकर कहने लगा, घबराओ नहीं मेरी बहन, मुझे कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने खैर कर दी है। हम उस काफिर को किसी पुरानी कब्र में दफन कर देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। वो खोखे पर बैठ गया। मैं चारपाई पर बैठी उसे देख रही थी। उसके मुसलमान और मेरे साथ मुखलस होने का इससे बड़ा सबूत मुझे और क्या मिल सकता था। खलील ने थोड़ी देर बाद कोठरी में आकर बताया कि कब्रिस्तान में अंधेरे और सन्नाटे के सिवा और कुछ नहीं है। हमें सिंधु सब इंस्पेक्टर की लाश किसी पुरानी कब्र में दबा देनी चाहिए। कैप्टन ने मेरी तरफ देखकर कहा, लैला बहन तुम दूसरी कोठरी में बैठो, हम उसको ज़मीन में दबा कर आते हैं। वो लाश को घसीट कर बाहर ले गया। मैं फिर दूसरी कोठरी में आ गया। यहाँ भी एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी और सिवाय एक चारपाई और लोहे की पुरानी कुर्सी के मजीद कुछ नहीं था। मैं चारपाई पर बैठ गया। अब मैंने फैसला कर लिया था कि उस मुसलमान कैप्टन को अपने दिल का राज बता दूंगी। एक तो मुझे यकीन हो चुका था कि वो मेरे साथ मुखलस है और उसने सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान की मोहब्बत की वजह से मुझे पुराने कले के अकूबत खाने से अपना मुस्तकबिल और अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल कर निकाला है। दूसरे, अगर मैं उसे हकीकत ना बताती हूँ तो वो मुझे ईरानी या पाकिस्तानी सफारत खाने में छोड़ आता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक मुझे छुपा कर नहीं रख सकता था। उन्होंने सब इंस्पेक्टर किशन चंद की लाश उसके लिबास के साथ ही कब्रिस्तान में किसी जगह दबा दिया। खलील अभी कोठड़ी के बाहर था, लेकिन कैप्टन अंदर आकर मेरे साथ बैठ गया। अगर मैं उस हिंदू पुलिस ऑफिसर को हलाक न करता तो सुबह तक मेरा सारा खानदान मुझ समेत जेल में होता, और फिर तुम्हारे साथ जो गुजरती तुम उसका अंदाज़ा अच्छी तरह लगा सकती हो। बहरहाल अब तुम्हारा इस कब्रिस्तान में रहना ठीक नहीं। तुम बुर्का पहनकर खलील के साथ चली जाओ, वो तुम्हें एक दूसरी जगह ले जाकर छुपा देगा। मैं कल रात तुमसे मिलने आऊँगा। उस वक्त तक तुम्हें यह फैसला कर लेना चाहिए कि तुम ईरानी सफारत खाने में जाना चाहती हो या पाकिस्तानी सफारत खाने में। इतना कहकर वो साहिब ईमान और पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार मुसलमान कैप्टन कोठड़ी से बाहर निकल गया। दूसरे इला में खलील ने मुझे साथ लिया और कब्रिस्तान की एक टूटी दीवार से गुजार कर दरख्तों के पास ले आया, जहाँ उसका रक्षा भी मौजूद था। उस वक्त रात का 1:30 बज रहा था। हमारा रक्षा एक बार फिर दिल्ली शहर की सुनसान सड़क पर भाग रहा था। मैंने बुर्का पहन रखा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि अंधेरी रात में रक्षा किधर जा रहा है। कभी सड़क की बत्तियां गुजरने लगती और कभी अंधेरा छा जाता। रक्षा कई सड़कों के मोड़ घुमा था। आखिर उसकी रफ्तार हल्की होने लगी और वो एक जगह रुक गया। खलील ने रक्षा से उतरकर दरवाज़ा खोला। मैं लंबा बुर्का संभालती उसके साथ चलने लगी। फिर मैंने अपने सामने रात के अंधेरे में 2 एक रक्षों को खड़े देखा। खलील ने मुझे एक रक्षे के पास बैठने को कहा और खुद आगे बढ़ गया। मैंने नकाब उलट दिया। जिस रक्षे के पास मैं बैठी थी उसकी छत गायब थी। सामने एक गहरा सा था जिसका खलील ताला खोल रहा था। ताला खोलकर उसने दाएं बाएं देखा और मुझे गैराज में दाखिल होने का इशारा किया। वो एक कोठरी थी जिसके एक कोने में रक्षे के पुराने टायर और दूसरा काट कबाड़ पड़ा था। दीवार के साथ तख्त पोश पर बिस्तर तय करके रखा हुआ था। खलील ने जल्दी से बिस्तर खोल दिया और बोला, यहाँ आराम करो, ये मेरा माल गोदाम है, मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ। मकान यहाँ से कुछ फासले पर है, इधर कोई नहीं आता। गौसल खाने का दरवाज़ा सामने है, अंदर पानी और तौलिया साबुन मौजूद है। मैं बाहर से ताला लगाकर जा रहा हूँ, तुम अंदर कोई रोशनी न करना और आवाज़ न निकलना, मैं कल आऊँगा। खलील ने कोने में रखा एक छोटा टायर उठाया
اور باہر نکل گیا۔ رات میں نے تخت پوش پر بوسیدہ سے لحاظ میں گھس کر کچھ سوتے کچھ جاگتے گزار دیا۔ دن کا اس وقت پتہ چلا جب بند دروازے کی دردوں میں سے روشنی اندر داخل ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے باہر رکشے کی آواز آئی، جو کہ راجنما کوٹڑی کے بالکل سامنے آ کر ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تالا کھلا اور خلیل نے رکشا میں سے 2 ٹائر نکال کر اندر پھینک دیا۔ شاید وہ یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ پرانے ٹائر اپنے گودام میں رکھنے آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اگلی سیٹ پر رکھی ہوئی چھوٹی سی گٹھڑی اٹھا کر اندر لے آیا۔ اس میں تمہارے لیے کھانے کا سامان ہے، میں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ گٹھڑی لوہے کی کرسی پر رکھ کر اس نے جلدی سے باہر نکل کر دروازہ بند کیا اور تالا لگا کر چلا گیا۔ گٹھڑی میں ایک پلاسٹک کی تھیلی میں حلیم اور رومال میں کچھ نان لپٹے ہوئے تھے۔ دوپہر کو بھی میں نے اس حلیم اور نان سے اپنے پیٹ کی آگ بجھی۔ رات ہوئی تو میں اپنے محسن کیپٹن کا انتظار کرنے لگی۔ خلیل صبح کے بعد پھر نہیں آیا تھا۔ جب باہر سناٹا طاری ہو گیا تو میں بستر میں دبے کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے رات کتنی گزر گئی تھی کہ میں نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ اس کے ساتھ ہی گیراج کا تالا کھلنے کی آواز سنائی دی اور کیپٹن اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا منہ اور سر گرم چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ میں اس کے قد و قامت سے اسے پہچان گیا۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ میرے قریب آ گیا۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی میری بہن؟ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تکلیف تو میں نے تمہیں دی ہے میرے بھائی، تم نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے میں شاید اس کا احسان کبھی نہ چکا سکوں۔ وہ لوہے کی کرسی کھینچ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے بھائی کچھ کیا ہے جو ایک بھائی کو اپنی مسلمان بہن کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ اب تم مجھے اپنا فیصلہ بتاؤ کہ تم کون سے سفارت خانے جانا چاہتی ہو، کیونکہ اس کے سوا تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہاری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کیپٹن کشن چند کی گمشدگی کے بعد قبرستان کا علاقہ بھی پولیس کی نگرانی میں آ گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تم یہاں بھی زیادہ دیر محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں۔ تب میں نے اپنے محسن کے آگے اپنے دل کا راز کھول کر رکھ دیا۔ اس کا رد عمل دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، کیونکہ اس نے کسی قسم کی حیرانی یا استعجاب کا اظہار کیا۔ نہ اس نے کوئی جواب دیا۔ اس نے جیب سے چھوٹی سی موم بتی نکال کر روشن کیا اور زمین پر لگا دیا۔ اس کے چہرے پر بڑی معنی خیز دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہو چکی تھی۔ میری بہن، جو کچھ تم نے بتایا ہے اس کا مجھے پہلے سے شک تھا، لیکن میں یہ سب کچھ تمہاری زبان سے سننا چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں اپنا دینی بھائی اور محسن سمجھ کر تم پر اپنا دل کا راز کھولا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ چاہو تو مجھے بھارتی فوج کے حوالے کر دو، چاہو تو میری مدد کرو۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میری بہن، اگر مجھے تمہیں بھارتی فوج کے حوالے کرنا ہوتا تو تمہیں ان درندوں کے چنگل سے نکال کر یہاں نہ لاتا اور ایک کافر کو قتل کرنے کا خطرہ مول نہ لیتا۔ میں چپ چاپ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور مجھ سے مخاطب ہوا، میری بہن، اس وقت تم آرام کرو، میں کل اس وقت تمہارے پاس آؤں گا۔ وہ دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکلا اور گیراج کے دروازے پر تالا لگا کر چلا گیا۔ میں نے باقی ساری رات اس پریشانی میں گزار دی کہ ابھی فوجی گاڑیاں دندناتی ہوئی وہاں آئیں گی اور مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گی۔ اسی گم کو اور پریشانی کے عالم میں صبح ہو گئی۔ خلیل میرے لیے ناشتہ لے کر آ گیا۔ میں نے اسے کوئی بات نہ کیا۔ وہ جلدی میں آیا تھا اور ناشتہ دے کر چلا گیا۔ اب سارا دن میرے سامنے تھا۔ کسی وقت مجھے لگتا کہ میں ابھی گرفتار کر لی جاؤں گی، کسی وقت لگتا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے محسن کو اپنے پتے لکھا دیے تھے۔ اب میری زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں تھی۔ کبھی سوچی کہ اسے اپنے دل کا راز بتا کر کہیں میں نے غلطی تو نہیں کی۔ پھر دل کہتا کہ نہیں، خوشحالی، تم نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دوسری رات کیپٹن اپنے وعدے کے مطابق آ گیا۔ اس نے کہا، بہن خوشحالی، اب مجھے اپنے ساتھی کا نام اور پتہ بتاؤ، میں اسے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم باہر نہیں نکل سکتی اور مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو میری بتائی ہوئی اسکیم پر عمل کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس میکرو فلم کی تمہیں تلاش ہے وہ اس وقت قلعے کے تہہ خانے میں نہیں ہے، بلکہ اسے ایک ایسے خفیہ مقام پر رکھا گیا ہے جہاں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ خوشحالی اب بھی میرا نام اور پتہ اپنے محسن کو بتاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ میں سجادہ سے ملنے تقریباً ہر روز اس کے گھر جانے لگا تھا، اس خیال سے کہ اگر کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے تو مجھے اس کی شکل نظر آ جائے، مگر ابھی تک میں اسے شناخت نہیں کر سکا تھا۔ دوسری طرف مجھے خوشحالی کی طرف سے بے حد تشویش تھی۔ جب سے وہ غائب ہوئی تھی
मुझे उसके बारे में किसी किस्म की कोई इतला नहीं मिली थी। अब मैं पाकिस्तान में अपने पास से वायरलेस पर बात करने के मामले में भी बेहद मोहतात हो गया था, क्योंकि मुमकिन था कि मेरे रेडियो ट्रांसमीटर के सिग्नल चेक किए जाएं। मेरा दिल कह रहा था कि तिवाड़ी ने मेरी निगरानी का घेरा मेरे इर्द गिर्द तंग करना शुरू कर दिया है। चुनाचे मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता था जो मुझे तिवाड़ी के बिछे हुए जाल में फंसा दे। कुछ वक्त के लिए मैंने अपने तमाम तर सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया था। मैंने पोशाली को भी कुछ वक्त के लिए अपने जहन से निकाल दिया था। इतना मैं ज़रूर जानता था कि पोशाली भारतीय फौजी इंटेलिजेंस वालों की कैद में है और उस पर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा होगा, लेकिन मुझे यकीन था कि पोशाली मर जाएगी मगर मेरा नाम ज़बान पर नहीं लेगी। इस नाकाबिल शिकस्त अज़म का सबूत वो पहले भी कई बार दे चुकी थी। वक्त गुजरता चला गया। पोशाली को गिरफ्तार हुए कई रोज़ गुजर गए थे। मैंने इस दौरान एक बार भी हार्डिंग लाइब्रेरी का रुख नहीं किया था, अगरचे मुझे बास की तरफ से हिदायत मिली थी कि मैक्रो फिल्म पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी के तय खाने में मौजूद है और मैं जितनी जल्दी हो सके उसे वहां से निकाल कर पुराने कले वाले एजेंट के हवाले कर दूँ। मैंने इस मकसद के लिए सजादा को पार्लियामेंट लाइब्रेरी का मेंबर भी बना दिया था, लेकिन इसके बावजूद अपने अजीम तर मनसूबे के पेश नज़र मैंने कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही थी कि मेरे इर्द गिर्द एक जाल फैला दिया गया है और मेरी ज़रा सी बेहतियाती मुझे उस जाल में फंसाकर सारे मंसूबे पर पानी फेर सकती है। एक शाम मैं सजादा को लेकर नई दिल्ली के 12 खंबे वाले स्नैक बार में बैठा काफ़ी पीते हुए उससे बातें कर रहा था और रोशनी बड़ी धीमी थी। मेज़ों पर बहुत कम जोड़े नजर आ रहे थे। इतवार के दिन यहाँ ज़्यादा रौनक हुआ करती थी। हमारी मेज़ जिस कोने में लगी थी वहाँ से रेस्तोरां का दरवाज़ा मुझे साफ नज़र आ रहा था। दरवाज़ा शीशे का था और उस पर गणेश महाराज की तस्वीर बनी हुई थी। दरवाज़ा खुला और एक स्मार्ट नौजवान भूरे रंग का 3 पीस सूट पहने अंदर दाखिल हुआ। उसने सर पर भूरे रंग की कैप पहन रखी थी। वो हमसे 2 मेज़ें छोड़कर दीवार के साथ वाली मेज़ पर बैठकर मेनू कार्ड देखने लगा। मैंने कोई ख्याल न किया और सजादा की तरफ मुतवज्जे हो गया, जो कह रही थी कि 2 माह बाद नया साल शुरू हो जाएगा। माता जी ने मेरी शादी की सब तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। किशन डेयर, अब तारीख आगे मत डालना, वरना मेरे पिताजी किसी दूसरी जगह मेरी शादी के बारे में सोचने लगेंगे। फिर मैंने सजादा के हाथ को आहिस्ता से थपथपाया। तुम ऐसी बातें दिल में क्यों लाती हो? शांत रहो, इस बार तारीख आगे नहीं होगी। तुम्हारे लिए काफ़ी और बनाओ, सजादा ने एक अदा से कहा। वो मेरे लिए मज़ीद काफ़ी बनाने लगी। मैंने सिगार का कश लगाते हुए निगाहें उठाई तो मेरी नज़रें बेख्तियार उस स्मार्ट नौजवान से टकरा गई जो भी थोड़ी देर पहले रेस्तोरां में दाखिल हुआ था। वो मेरी तरफ देख रहा था। आंखें चार हुई तो उसने अपनी आंखें न हटाई और मुझे यूं लगा जैसे वो हल्के से मुस्करा दिया। मैंने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये कौन हो सकता है? ज़रूर ये वही कम बखत है जिसे मेरी निगरानी के लिए मेरे पीछे लगाया गया है, तो मुझे इससे भी पीछा छुड़ाना होगा। मैंने दूसरी बार उसकी तरफ देखा कि उसका चेहरा जहन में उतार लूं। उस वक्त वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसकी उम्र 30 बरस के करीब थी। रंग खिलता हुआ था। वो पढ़ा लिखा लगता था। मैं दिल में हंसा। मैंने सिगार स्ट्रे में मसला और बिला वजह ही हाथ मुंह धोने के लिए उठकर रेस्तोरां के बाथरूम में घुस गया। बाथरूम की चमकीली दीवार पर 3 आईने लगे थे जिसके आगे बेसन थे। मैं नलका खोलकर हाथ धोने लगा। उस वक्त बाथरूम का दरवाज़ा खुला। मैंने लाशौरी तौर पर गर्दन घुमाकर देखा। वही स्मार्ट आदमी बाथरूम में दाखिल हो रहा था। मेरा दिल अपने आप जोर से धड़का। ये आदमी मेरे पीछे क्यों आया है? सीआईडी वाले इस किस्म की हरकत कभी नहीं करते। मैंने अपने हवास को काबू में रखा और खामोशी से हाथ धोता रहा। वो आदमी मेरे साथ वाले बेसन के सामने आकर झुका और नलके की टूटनी खोलते हुए बोला, मुझे पोशाली ने तुम्हारे पास भेजा है। उसकी ज़बान से पोशाली का नाम सुनकर मेरा जिस्म एक बार तो जैसे सुन होकर रह गया। मेरे हाथ वहीं रुक गया। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि मैं गर्दन घुमाकर उस आदमी की तरफ देखता जिसने एक ऐसी औरत का नाम लिया था जिसके नाम को सारे हिंदुस्तान में सिवाय मेरे और पोशाली के तीसरा कोई नहीं जानता था। उस स्मार्ट शख्स ने मुझे मजीद कुछ सोचने का मौका न देते हुए धीमी और राजदाना आवाज़ में जल्दी जल्दी कहना शुरू किया। पोशाली ने मुझे बताया था कि तुम्हारी निगरानी हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे मकान पर नहीं आया, चूँकि मैं भी अपने आप को ख़तरे में नहीं डालना चाहता। मेरी बात गौर से सुनो। मेरे बारे में ये मत समझना कि मैं तुम्हारे पीछे लगा हुआ सीआईडी का आदमी हूँ।
ऐसी बात होती तो मैं तुम्हें पोशाली के पास ले जाने की बजाय इसी जगह तुम्हें गिरफ्तार करवा देता, क्योंकि तुम्हारे बारे में पोशाली ने मुझे सब कुछ बता दिया है और उसने मुझे ये इसलिए बताया है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अच्छा हुआ तुम बाथरूम में आ गया, वरना मुझे तुमसे बात करने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ता। सोनोवालीपुर रोड जहाँ शुमार की जानब ख़त्म हो जाती है, वहाँ तिमारपुर की नीम बंगाली बस्ती है। जमुना दरिया वहाँ करीब से गुजरता है। तिमारपुर बस्ती के पहले चौराहे के सामने एक ऊंचे टिब्बे पर एक छती हुई बावली है। उस बावली की दूसरी तरफ ढलान में कीकर का एक घना दरख्त है। मैं आज रात पूरे 1 बजे उस दरख्त के नीचे तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। तुम वहां ज़रूर पहुंच जाना। वैशाली वहीं पर है। मुझे मैक्रो फिल्म के बारे में तुमसे चंद ज़रूरी बातें करनी हैं। यह कहकर वो नौजवान तौलिया से हाथ पूंछते हुए बाहर निकल गया। वो मुझे हक्का बक्का छोड़ गया था। 1 मिनट तक मैं समझ न सका कि ये आनन फानन कैसा वाक़या हो गया है। मैंने जल्दी से अपने आप को समेटा और अब बाथरूम से बाहर निकला। वो अब अपनी मेज़ पर नहीं था। सजाता पर्स में से वेंटी केस का आईना सामने रखे अपने होंठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। क्या बात थी, तुमने बड़ी देर कर दी किशन। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। बस आंख में कुछ पड़ गया था और मैं एक आंख को यूं हाथ से मलते हुए उसके पास बैठ गया। अब मैं बिल्कुल गैर हाजिर था। मैंने बिल मंगवा कर अदा किया और सजाता को साथ लेकर उसके मकान की तरफ चल पड़ा। उसे छोड़कर अपने बंगले में आकर बेडरूम में आ गया और पलंग पर बैठकर सोचने लगा कि ये आदमी कौन था, इसे पोशाली कहाँ मिली थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने रात के 1 बजे जमुना किनारे जाने का फैसला कर लिया। एक बात की मुझे तसल्ली हो गई थी कि यह मिलिट्री इंटेलिजेंस का चक्कर नहीं है, वरना मैं अब तक गिरफ्तार हो चुका होता। अब मैंने सोचना शुरू कर दिया कि रात के 1 बजे मैं बंगले से कैसे निकलूंगा, क्योंकि यकीनी अमर था कि मेरी निगरानी पर कोई न कोई सुराग रसा मेरे बंगले के आसपास मौजूद है और उसने मुझे आधी रात को घर से बाहर निकलते देखा तो ज़रूर मेरा पीछा करेगा। काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद जब मुझे कोई अनोखी तरकीब समझ में न आई तो आखिर मैंने यही फैसला किया कि मैं बंगले से फ़िल्म देखने के बहाने सिनेमा हाउस का रुख करूँगा और रात 12 बजे जब फ़िल्म ख़त्म होने में थोड़ी देर रह जाएगी तो सिनेमा हाउस के अकबी रास्ते से निकलकर किसी टैक्सी में तिमारपुर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। वैसे सिर्फ एक ही सिनेमा हाउस को मैं जानता था जहां मैं पोशाली के साथ 2 बार जा चुका था। उस सिनेमा हाउस का अकबी दरवाज़ा एक टॉयलेट से बाहर निकलता था। गाड़ी सारी रात पार्किंग लॉट में ही खड़ी रहेगी। मैं उसे दूसरे रोज़ उठा लूँगा और अगर किसी ने गाड़ी के बारे में सवाल किया तो उसे कह दूंगा कि गाड़ी सिनेमा हाउस पहुंचकर ख़राब हो गई थी। 99% यही उम्मीद थी कि मेरे पीछे लगा हुआ खुफिया एजेंट फिल्म ख़त्म होने तक सिनेमा हाउस के बाहर ही मेरा इंतज़ार करेगा। जब मैं सिनेमा हाउस से शो ख़त्म होने के बाद बाहर ना निकला तो वो मायूस होकर वापस चला जाएगा। अगर उसने मुझे आधी रात के बाद किसी टैक्सी पर वापस अपने बंगले पर आते देख भी लिया तो जहन्नम में जाए। कम अज़ कम उसे ये इल्म तो नहीं हो सकेगा कि मैं तिमारपुर पोशाली से मिलने गया था और वहाँ मुझे एक पुरस्कार शख्स ने बुलाया था। इस फैसले के साथ ही मैंने सिनेमा जाने की तैयारी शुरू कर दी। सिनेमा हाउस के रास्ते में मैंने सड़कों पर कई बार गाड़ी के शीशे में से पीछे देखा। पीछे भी गाड़ियां चली आ रही थीं। मैं अंदाज़ा ना लगा सका कि मेरे पीछे कोई लगा हुआ है। सिनेमा हाउस पहुंचकर मैंने गाड़ी पार्किंग की जगह खड़ी करके टोकन ले लिया और टिकट खरीद कर गैलरी में आ बैठा। मार धाड़ की कोई अमरीकी फिल्म लगी थी जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी रश था। मैं गैलरी के उस दरवाजे के करीब वाली सीट पर बैठा जहाँ से नीचे सीढ़ियाँ उतरकर टॉयलेट को रास्ता जाता था। फिल्म शुरू हो गई। इंटरवल में मैं सीढ़ियाँ उतरकर टॉयलेट में गया। उस टॉयलेट के बिल्कुल साथ वाला दरवाज़ा खुला था, उससे मुझे बाहर निकलना था। उस दरवाजे से सेकंड और थर्ड क्लास वाले आते थे।